हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बच्चों एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद साथ साथ ही हम लोग क्या करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, जो कि इससे थोड़ा अच्छा चैप्टर है। अच्छा कहने का सेंस ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा इजी चैप्टर है, तो इसको जो है इससे 4-5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारा जो पॉइंट है हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग को यूज होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम। तो आप लोगों ने फिजिक्स में अभी तक पढ़ लिया होगा इक्विलिब्रियम का मतलब। इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है, जैसे आप लोग एफबीडी बनाना सीखे होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। एफबीडी हम लोग कैसे बनाते हैं, जहाँ पर नेट फोर्स को हम लोग दिखाते हैं, और किसी भी सिस्टम का अगर नेट फोर्स जीरो आ जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। वो पार्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो इक्विलिब्रियम जो है बच्चा, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। आपको दिखाते हैं, जैसा कि सपोज ये एक बॉक्स है हमारे पास, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। इस पे अगर सारा फोर्स अगर हम लोग लिखेंगे, सारा फोर्स, सपोज एक फोर्स यहाँ से लग रहा है F1, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है F2, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है F3, और तीनों फोर्स का सम अगर जीरो हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स अगर हम लोग निकालेंगे, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे बच्चा। नेट फोर्स अगर हम लोग निकालेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। ये तीनों अगर जीरो के बराबर आ गया तो कहेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ये हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है कहाँ पर, फिजिक्स में। फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जहाँ पर जीरो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और ये बच्चा ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा इक्विलिब्रियम है ये हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। और इसको लिख भी सकते हैं जहां पर क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स बराबर क्या होगा, जीरो। जहां पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो ये इक्विलिब्रियम जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। बट हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में हम लोग का चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। बट केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक नेचर का होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, देखिए यहां पर लिख देते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर। डायनामिक कहने का मतलब देखिए यहाँ पर स्टैटिक का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स अगर इस पे लगेगा और ये जीरो का इक्वल हो गया तो ये बॉक्स का मूवमेंट नहीं होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मूवमेंट नहीं होगा, मतलब ये रेस्ट की अवस्था में है, ये स्टैटिक है, ठीक है। और ये जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम होता है बच्चा, केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा डायनामिक नेचर का होता है। आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में तो केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे ही कि कैसे डायनामिक होता है। आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देखे बताते हैं। देखिए क्या होता है, आप लोग फिजिक्स में ही पढ़े होंगे बहुत सारा। ये सपोज ये देखिए, ये कंटेनर है, यहाँ पर एक मैंने होल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ पानी यहाँ पर पहले से भरा हुआ है, ठीक है। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक टैप है, एक यहाँ पर मैंने नल का लगा दिया है, ठीक है, इस तरह से। इधर से मैंने नल का लगा दिया, ठीक है। इधर से क्या हो रहा है, तो पानी का यहाँ पर जो है, यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर सेटअप किया है कि जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर भी निकल रहा है। इस तरह से मैंने कुछ सेटअप किया है कि किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे जितना पानी आ रहा है उतना पानी क्या हो रहा है, निकल भी रहा है बाहर। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा बच्चा, ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि पानी का जो यहाँ पर लेवल है, पानी का लेवल चेंज होगा कि नहीं, बताइए, सोच के बताइए। पानी का लेवल यहाँ पर जो चेंज होगा कि नहीं होगा। सपोज मान लेते हैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर तक पानी है, कहाँ तक, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तक यहाँ पर पानी भरा है, तो पानी का लेवल चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना पानी बच्चा अंदर आ रहा है उतना ही पानी बाहर निकल रहा है। तो हमको क्या लगेगा, अगर ये आपको सपोज नहीं दिख रहा है, ये देखिए, इसको हम ऐसे हटा दिए और इसको भी हटा दिए, तो आपको क्या लगेगा, ये पानी का लेवल क्या है, कांस्टेंट है। वैसे भी आपको लगेगा क्या, कि पानी का लेवल कांस्टेंट है, मतलब रुका हुआ है। बट कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पे पानी आ भी रहा है, जा भी रहा है,
रियल में क्या हो रहा है कि जितना पानी आ रहा है उतना पानी जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम में तो है बट डायनामिक इक्विलिब्रियम है। क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जो है पार्टिकल का मोशन हो रहा है, यहाँ पर पानी आ भी रहा है जा भी रहा है, जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी बाहर निकल रहा है। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये तो हो गया फिजिक्स का बात। हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री में डायनामिक इक्विलिब्रियम हम लोग कैसे दिखाते हैं उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में भी आपको बताएंगे। ये कितने तरह का होता है? दो तरह का। डायनामिक इक्विलिब्रियम दो तरह का होगा यहाँ पे। एक आपका होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, और एक हमारे पास होता है बच्चा केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक क्या होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करता है, केमिकल प्रॉपर्टी का कोई चेंज नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ फिजिकल स्टेट इसका चेंज हो जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम तो हमको डिटेल में अभी पढ़ना ही है, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद आपको बताएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम पर। यहाँ पर समझ में आया? ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, जितना पानी अंदर आएगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो आपको पानी का लेवल कांस्टेंट दिखेगा, देखने में लग रहा है स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्योंकि पानी का लेवल आपको कांस्टेंट दिखेगा, बट ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ठीक से देखिए, जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में बच्चा क्या होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टी कोई चेंज नहीं होता है। डिफिनीशन लिखने से अच्छा आपको देखिए एग्जांपल आपको बताता है, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज H2O यहाँ पर ले लिए हैं, H2O यहाँ पर ले लिए हैं और ये आइस है। क्या है? आइस है। और ये क्या होगा, अगर आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा, H2O किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में, लिक्विड। आइस सॉलिड है और ये क्या? वाटर में कन्वर्ट हुआ, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। दोनों तो वाटर ही है ना, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। देखिए फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, केमिकल कंपोजिशन सेम है। आइस भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और वाटर भी हमारे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज यहाँ पर नहीं दिख रहा है, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। ये सॉलिड था और ये लिक्विड हो गया। उसी तरह यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो वेपर बन जाएगा। तो वो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब अभी समझेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए उसी तरह अगर हम लोग एक और फेमस एग्जांपल आप लोग याद रखेंगे तो देखिए जैसे I2। ठीक है, I2 अगर सॉलिड का हम लोग बात करेंगे, I2 सॉलिड के फॉर्म में है और ये जब गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, I2 ये गैस, देखिए फिजिकल स्टेट बस चेंज हो गया है। यहाँ पर सॉलिड से ये गैस के फॉर्म में चेंज हो गया है, केमिकल कंपोजिशन सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और यहाँ पर इसका याद रखेंगे आप लोग, इसका जो I2 जो गैस होता है ये वायलेट कलर का होता है, वायलेट कलर। इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे, ये वायलेट कलर का होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे समझेंगे? देखिए इक्विलिब्रियम कैसे समझेंगे, अचीव हो गया, उसके बारे में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर बात करेंगे तो I2 सॉलिड से अगर गैस में चेंज होता है तो अगर हम देखेंगे वायलेट कलर आ गया, कोई कंटेनर में I2 दे दिए हैं, कोई एक कंटेनर है उसमें हम I2 गैस ले लिए, सपोज ये कंटेनर है मान लेते हैं, इसमें हम मतलब पहले I2 सॉलिड ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? I2 सॉलिड। I2 ये सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक है,
यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन होगा, कुछ करेंगे, हीट वीट देंगे, कुछ देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, गैस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, वायलेट कलर का क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको वायलेट कलर दिखेगा। अगर आपको जब वायलेट कलर दिखने लगे, पूरा आपको वायलेट कलर दिखने लगे, कौन सा कलर, वायलेट कलर, वायलेट कलर अगर दिखने लगे तो आप मान लेंगे क्या कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में भी इसको हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया। डायनामिक इक्विलिब्रियम दो तरह का था, एक था फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जिसमें केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकली सब्सटेंस चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। नहीं तो इसका डिफिनीशन अगर लिखना चाहते हैं तो चलिए डिफिनीशन लिख देते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन, इट इज द कंडीशन in which a rate of forward reaction is rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये ऐसा कंडीशन है किसी भी सिस्टम का ये ऐसा कंडीशन है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, तभी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को अच्छे से समझ पाएंगे। और वहां पर आपको बताएंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, ये बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड किसको बोलते हैं, वहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो कि आप लोग फिजिक्स में ही पढ़े होंगे, रुका हुआ अवस्था, ठीक है, जहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है। हम लोग को केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक नेचर का होता है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज होगा, और केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी का, मतलब इसमें क्या होता है, तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, और जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है। ये भी लिख सकते हैं आप लोग। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, कंसंट्रेशन, डिटेल में समझेंगे हम लोग सारा, अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सिर्फ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट will be constant at equilibrium। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, तो हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देखेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन देखेंगे, और एक समय पे अगर दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है, सेम नहीं बोल रहे हैं, कांस्टेंट हो गया है, अगर इसका 3 उसका 2, रिएक्टेंट का 3 प्रोडक्ट का 2, अगर टी टाइम पे देखे हैं तो इसका भी 3 इसका 2 है, सपोज मान लेते हैं ये रिएक्टेंट है और यहाँ ये प्रोडक्ट है। पार्टिकुलर टाइम पे मान लेते हैं टी बराबर टी टाइम पे मान लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन 3 है, मान लेते हैं मोलरिटी, और इसका है 2, ठीक है। और कुछ समय के बाद भी अगर कंसंट्रेशन इसका 3 और 2 ही रहा तो कह देंगे कि ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। क्या है, इक्विलिब्रियम पे। यहाँ पर ये एरो नहीं होगा, ये तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का होता है, इस तरह का एरो होगा, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है। जहां पर कंसंट्रेशन टाइम के चेंज होने से चेंज नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो चुका है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब अभी तक हम लोग समझे, केमिकल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है तो हम बोलेंगे कि केमिकल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, याद करेंगे।
ठीक है, चलिए समझते हैं अब एकदम डिटेल में। अब डिटेल में हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। उससे पहले हमको समझना क्या पड़ेगा कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। आप पढ़े होंगे बचपन में मतलब 8-9 क्लास में 10 क्लास में पढ़े होंगे। उसको मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, ठीक है। पहले पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहला पढ़ेंगे हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहला पढ़ेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। बताइए क्या होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। आसान है। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब जो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल reaction which take place, which can take place in only one direction, in only one डायरेक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे इसका जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, ऐसे इस तरह से हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। जब NaOH बेस जब एसिड से रिएक्शन करता है HCl तो क्या बनता है? आप लोग पढ़े होंगे साल्ट एंड वाटर। क्या बनेगा? NaCl और H2O बनेगा। ये हमारा क्या होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये हमारा क्या होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, फिर वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन लिख सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। इस प्रकार के रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट is completely converted into product। रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली बच्चा किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। NaOH कंप्लीटली और HCl कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा NaCl और H2O में, मतलब रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा रिएक्शन में और टोटल रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है बच्चा, समझ रहे हैं आप लोग? तो इस टाइप के रिएक्शन में, इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताइए इक्विलिब्रियम अचीव होगा? इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। इक्विलिब्रियम अचीव होने के लिए फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के बराबर होना चाहिए। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा? इक्विलिब्रियम अचीव होगा। इसमें तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। इसको क्या बोल रहे हैं? देखिए तो रिएक्टेंट से, देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, मतलब सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। देखिए तो NaCl और H2O फिर से टूट के HCl और NaOH बनाएगा? नहीं बनाएगा। इस टाइप के रिएक्शन में सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ठीक है, और रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, ठीक है। रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, फिर से प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट नहीं बनाएगा। याद रखेंगे इस बात को। उसके बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा? नहीं अचीव होगा। इक्विलिब्रियम विल नॉट अचीव। इक्विलिब्रियम विल नॉट अचीव्ड। इक्विलिब्रियम विल नॉट अचीव्ड, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारा रिएक्शन आप लोग लिख सकते हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है जैसे, ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन
AgNO3 को जब NaCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, AgCl जो कि प्रिसिपिटेट बन जाएगा और NaNO3। देखिए प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, ये सोल्यूबल नहीं है। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, ये सोल्यूबल नहीं है, तो कहाँ से ये फिर से इससे रिएक्ट करके ये बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। ये सोल्यूबल नहीं है, नीचे जाके रिएक्शन में बैठ जाएगा, रिएक्शन जाके मतलब कंटेनर में जाके नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेट। क्या बन गया, यहाँ पर PPT बन गया। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा। देखिए ये रेट ऑफ रिएक्शन जो इसका होगा सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा। तो ये इसको नोट करेंगे आप लोग। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में हो, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जितना रिएक्टेंट होगा सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, इसीलिए इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है इक्विलिब्रियम में कंडीशन क्या होता है। इक्विलिब्रियम में कंडीशन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, इक्विलिब्रियम यहाँ पर अचीव नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद आपको बताते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे अब रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इरिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ, जो एक ही डायरेक्शन में होगा। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा, जो दोनों डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ठीक है, अब टॉपिक का शुरुआत होगा। ठीक है, अच्छे से। ये तो अभी इंट्रोडक्शन था, बेसिक था। ठीक है, पहला लेक्चर है तो इंट्रोडक्शन होगा। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा जो है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन which proceeds in both direction is called, ठीक है, बस समझना है आपको, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करे। एग्जांपल, सपोज N2 प्लस 3H2 मिलके क्या बनाता है, 2NH3। ये हैवर्स प्रोसेस है। ठीक है, बहुत यूज़ करेंगे इस रिएक्शन को हम लोग। ठीक है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। N2 गैसियस, H2 गैसियस और NH3 यहाँ पर गैसियस। और देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने कौन सा एरो लगाया है, इसमें जो ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, डबल एरो से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, या तो आप ऐसे लिखिए, ठीक है, या तो इसी को शॉर्टकट में ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी फॉर्मेशन हो रहा है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी बच्चा यहाँ पर हो रहा है। देखिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर वाला, नीचे वाला बैकवर्ड रिएक्शन को मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर बताइए तो कंप्लीटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। देखिए ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। पहले शुरू में क्या होगा, एट T बराबर 0 पे जब रिएक्शन शुरू होगा तो प्रोडक्ट तो नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। रिएक्शन अगर हम लोग शुरू करेंगे तो शुरू में बस रिएक्टेंट होता है हमारे पास, प्रोडक्ट तो हमको बनाना है ना, प्रोडक्ट हमको बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्टेंट का कुछ मोल लेते हैं। मान लेते हैं इसका A मोल लिए, इसका B मोल लिए। ठीक है, तो शुरुआत में इनिशियल स्टेज में क्या होगा, सिर्फ रिएक्टेंट का मोल हमारे पास प्रेजेंट होगा और T बराबर 0 पे प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो मतलब हुआ रहेगा। ठीक है, तो शुरू में क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्शन करना शुरू करेगा आपस में। N2 और H2 का मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करना शुरू करेगा, आपस में कोलाइड होगा। तब जाके क्या होगा, धीरे धीरे NH3 का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। धीरे धीरे NH3 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा।
इसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बनना क्या होगा, शुरू होगा, ये धीरे धीरे इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, ये पार्टिकुलर अमाउंट बन जाएगा, ये पार्टिकुलर अमाउंट बन जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ये आपस में फिर टूट के रिएक्टेंट बनाना शुरू करेगा। शुरू में अगर इनिशियल फेज का अगर हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब टोटल रिएक्टेंट मिलके बोलेगा प्रोडक्ट को बनाओ, ठीक है, टोटल रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट को बनाना शुरू करेगा इनिशियल फेज में। बट जैसे कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बन जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये प्रोडक्ट फिर से टूट के बैकवर्ड रिएक्शन को क्या करेगा, बढ़ाएगा, फिर से टूट के रिएक्टेंट बनाना शुरू करेगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, इनिशियल स्टेज में ध्यान से सुनिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल स्टेज में क्या होगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरह से सुनना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग ड्रॉपर हैं तो आप इंटू 2 के स्पीड में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पहली बार देख रहे हैं तो आपको सुनना जरूरी है। देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जो दोनों साइड से हो, रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट फिर से टूट के रिएक्टेंट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखेंगे N2 और H2 का, पहले इनिशियल मोल का बात करेंगे तो पहले इसी का इनिशियल मोल होगा, इसका कुछ नहीं होगा, जीरो होगा इनिशियल मोल। उसके बाद ये कुछ मिल के रिएक्शन करेगा, कोलिजन करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जीरो होगा, क्योंकि प्रोडक्ट को नहीं बना है, T बराबर 0 पे। अब देखिए धीरे धीरे जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट भी टूट के रिएक्टेंट बनाने लगेगा, ठीक है। तो इसका रेट धीरे धीरे कम होने लगेगा, इसका रेट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और एक पार्टिकुलर समय ऐसा आएगा एट टी मतलब टाइम टी बराबर टी पे, ठीक है, मानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। क्यों, ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा, पार्टिकुलर टाइम पे दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और यही कंडीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है और हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। उस समय आपको क्या फील होगा पता है, जितना रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाएगा उतना ही प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बना देगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन में आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा और आपको लगेगा इक्विलिब्रियम रुक चुका है, आपको क्या लगेगा, इक्विलिब्रियम रुक चुका है, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन में आपको क्या लगेगा, इक्विलिब्रियम अचीव होगा कि नहीं, यस, ठीक है। इस टाइप के रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट वापस से टूट के फिर रिएक्टेंट बना देता है, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग, इतना बस हम लिख देते हैं, इक्विलिब्रियम विल अचीव, इक्विलिब्रियम विल अचीव्ड, इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या होगा, अचीव हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, N2 + O2 गिव्स 2NO, ठीक है। बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है ये। अच्छा, ये सिंगल एरो नहीं होगा, इसमें डबल एरो होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो से दिखाते हैं इस तरीके से। ये दिखाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन को और नीचे वाला दिखाएगा बैकवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन दिखाएगा और ये बैकवर्ड रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल आप लोग जो है लिख सकते हैं। तो हम लोग और बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे आगे धीरे धीरे। एक और बहुत फेमस एग्जाम्पल होता है, ठीक है, एक और बहुत फेमस एग्जाम्पल हमारे पास होता है, ये पहला, ये दूसरा। अभी एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए रिवर्सिबल रिएक्शन का। ठीक है, SO3 बनाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें जो है हम लोग V2O5 के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाते हैं। आप लोग पढ़ेंगे P ब्लॉक में, डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉर्न-हैबर प्रोसेस, बॉर्न-हैबर प्रोसेस, ठीक है। हैबर प्रोसेस से हम लोग क्या बनाते हैं, एमोनिया को बनाते हैं। तो ये था रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होता है। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। शुरू में इनिशियल मोल जो है सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। और प्रोडक्ट, एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अगर बन जाएगा
पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अगर बन जाएगा तो धीरे धीरे प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में टूटना शुरू होगा। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, और इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होता है कांस्टेंट होता है। आपको बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फटाफट से नोट कीजिए। चलिए आज थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, बेसिक आपको बता रहे हैं क्योंकि आज केमिकल इक्विलिब्रियम का पहला लेक्चर है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर आपको बहुत स्लो लग रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, *2 स्पीड पे देख सकते हैं, 1.5 पे देख सकते हैं, जो आपके लिए मतलब अच्छा रहेगा। और साथ साथ में नोट्स भी बनाइए आप लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि सो के देख रहे हैं लेक्चर, नोट्स भी साथ साथ में बनाइए। केमिस्ट्री उसी का अच्छा होता है जिसका नोट्स अच्छा होता है। ठीक है, नोट्स बनाइए, नहीं तो बाद में रिवीजन करने में बहुत दिक्कत होगा। ये मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे जो कि पहले भी आपको बताए हैं कि इक्विलिब्रियम हमारा डायनामिक नेचर का होता है। क्या होता है? डायनामिक नेचर का प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। इट इज डायनामिक इन नेचर, इट इज डायनामिक इन नेचर, इट इज डायनामिक इन नेचर। अच्छा बताइए, इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाता है तो रिएक्शन रुक जाता है क्या? नहीं, रुकता नहीं है। जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उतना ही प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट को बना देता है। तो हमको लगता है रिएक्शन रुक चुका है, लेकिन रिएक्शन रुका नहीं रहता है, डायनामिक नेचर का है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट अगर बात करेंगे हम लोग, कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो होता है जिसको आप लोग देख के ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। कुछ कुछ प्रॉपर्टी आपको जो जैसे प्रेशर हो गया, कलर हो गया, ये सब दिखा है, कंसंट्रेशन हो गया, ये सब देख के आप लोग बता सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर देखेंगे कांस्टेंट है, बोलेंगे इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। कलर अगर सेम दिख रहा है, कलर जैसे वायलेट कलर के बारे में बताए थे, I2 सॉलिड से जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो वायलेट कलर का हो जाता है। तो अगर वायलेट कलर आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो जैसे कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, लाइक जैसे हो गया प्रेशर, जो कंसंट्रेशन वाला टर्म होता है ना, गैस के लिए हम लोग प्रेशर को यूज करते हैं कंसंट्रेशन दिखाने के लिए। इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग केपीकेसी में। ठीक है, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया आपका, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, उसके बाद आपका हो गया कलर हो गया। ठीक है, EDC विल बी कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। कांस्टेंट का मतलब सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, सेम रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, जैसे सपोज N2 + 3H2, समझने का प्रयास कीजिए इक्विलिब्रियम, इसीलिए फिर से एग्जांपल लिए। देखिए इनिशियल फेज मान लेते हैं, इसका A कॉन्सेंट्रेशन है, इसका B कॉन्सेंट्रेशन है और इसका 0 है, T = 0 पे, क्योंकि सिर्फ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, प्रोडक्ट का कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, 0 है। इनिशियल स्टेज में सिर्फ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा। एट टी बराबर T पे, ठीक है, या इक्विलिब्रियम के स्टेज में मान लेते हैं। क्या होगा, इसमें से कुछ चला जाएगा, A - x, यहाँ पर B - x,
और यहाँ पर क्या बनेगा, ए में से एक्स गया, बी में से एक्स गया, तो कितना यहाँ पर बनेगा, 2x बनेगा। जितना मोल है मोल के हिसाब से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, मान लेते हैं, ठीक है। अभी उस सब पे ध्यान मत दीजिए। और देखेंगे अगर ए मतलब एक पार्टिकुलर टाइम t पे अगर ये a माइनस एक्स है, ये b माइनस एक्स है और ये 2x है, ठीक है। और कुछ समय के बाद t बराबर ये t1 है और ये t बराबर t2 है, t बराबर t2 पे भी इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर a माइनस एक्स है, इसका कॉन्सेंट्रेशन b माइनस एक्स है और इसका कॉन्सेंट्रेशन 2x ही है। क्या बोल रहे हैं, एट t बराबर t1 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ये है और एट t बराबर t2 पे भी इसका कॉन्सेंट्रेशन यही है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सबका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, बट कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम चेंज होने पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। t बराबर t1 5 सेकेंड में देखिए इतना है, 10 सेकेंड में भी इतना ही कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, इसका मतलब बोलेंगे इक्विलिब्रियम हमारा अचीव हो चुका है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। यही यहाँ पर लिखा है ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी लाइक प्रेशर, अगर प्रेशर इसी तरह कांस्टेंट रहा, अगर कंसंट्रेशन और या कलर, सपोज मान लेते हैं ब्लू कलर का है, तो ये ब्लू कलर ही रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा अपना, ये कलर चेंज नहीं करेगा, तो क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जितना रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहा है वही प्रोडक्ट, जितना रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहा है उतना ही प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट टूट के फिर से रिएक्टेंट बना दे रहा है, तो कोई चेंज नहीं होगा। मैंने आपको 10 रुपया दिया और आपने फिर से हमको 10 रुपया लौटा दिया, तो मेरे पास जितना रुपया है उसमें कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। मेरे पास या आपके पास भी जितना रुपया है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। आपके पास सपोज 100 रुपया था, मेरे पास भी 100 रुपया, मतलब मेरे पास सपोज 50 रुपया है, मैंने आपको 10 रुपया दे दिया, ठीक है, और आपने भी हमको वो फिर से 10 रुपया रिटर्न कर दिया, तो मेरे पास मतलब 10 रुपया मैंने आपको दे दिया तो मेरे पास 40 था, तो फिर और आपको मैंने दे दिया तो आपके पास 110 हो गया। मेरे पास 50 है, मैंने आपको 10 दे दिया तो मेरे पास 40 बचा, और आपके पास कितना बच गया, आपके पास 110 हो गया, आपके पास 100 था पहले, और फिर आपने हमको रिटर्न कर दिया तो बराबर हो गया। फिर आपका 100 था, 100 का 100 ही है, अब मेरे पास भी 50 ही है, ठीक है। तो जितना रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है उतना ही प्रोडक्ट मिलकर फिर से रिएक्टेंट बना दे रहा है। तो हमको क्या लग रहा है कि कोई चेंजेज यहाँ पर नहीं हुआ है, मतलब कंसंट्रेशन में कोई चेंजेज अगर नहीं दिखेगा तो हम लोग बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। और यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो चुका है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। जितना रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाता है उतना ही प्रोडक्ट फिर से टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और कैटलिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम को, ठीक है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथ क्रिएट कर देता है। कैटलिस्ट क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथ क्रिएट कर देता है केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता भी है घटाता भी है। तो कैटलिस्ट आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा, ठीक है। लिख सकते हैं डू नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम को कैटलिस्ट कोई इफेक्ट नहीं करता है। इसको नोट करेंगे। अभी आपको जो है इंपॉर्टेंट ग्राफ हम लोग ड्रॉ करके आपको समझाएंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग इक्विलिब्रियम ही समझ रहे हैं, कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखिए आपका पूरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन में ही सिर्फ इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और जब पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर प्रोडक्ट से जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगता है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन भी शुरू हो जाता है, ठीक है बच्चा। चलिए अभी हम आपको कुछ ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएंगे, आपको बताना है वो सारा ग्राफ सही है कि गलत है, ठीक है। पहले अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम। कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम का हम कुछ ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, आपको बताना है सही है कि गलत है। आपको मैंने बता दिया इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होता है। मैं यहां पर 3 ग्राफ ड्रॉ करूंगा, मैं यहां पर 3 ग्राफ यहां पर जो है मैं यहां पर बनाने वाला हूं, 3 ग्राफ, ठीक है। ये यहां पर टाइम है, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर भी टाइम है, यहाँ पर कंसंट्रेशन है,
यहाँ पर भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, चलिए शुरू शुरू में क्या होगा, ठीक है, ठीक है, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, इसी तरह से ठीक है, ये भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर देखिए ठीक है, यहाँ पर भी ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। बताइए तीनों ग्राफ सही है कि गलत है, ये इक्विलिब्रियम पे हम लोग बनाए हैं। ठीक है, ये पार्टिकुलर टाइम पे बताइए, मैंने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया है। आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ गलत है, या कि तीनों सही है, या एक सही है दूसरा गलत है, या दो सही है, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, बताएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग बताइए कि कंसंट्रेशन क्या होता है इक्विलिब्रियम पे। सबसे पहले आप समझिए ग्राफ कैसे बनाया गया है। शुरू शुरू में सिर्फ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो, टी बराबर जीरो पे यहाँ पर क्या है, ये जो पॉइंट है ये हमारा टी बराबर जीरो है, ये क्या है टी बराबर जीरो, यहाँ पर भी ये क्या है टी बराबर जीरो, यहाँ पर भी ये क्या है टी बराबर जीरो। तो टी बराबर जीरो पे सिर्फ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, सिर्फ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, प्रोडक्ट का जीरो है, सिर्फ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, प्रोडक्ट का जीरो है, सिर्फ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा। क्योंकि रिएक्शन शुरू हुआ है तो सिर्फ हम रिएक्टेंट लेके रिएक्शन को शुरू किए हैं, प्रोडक्ट तो अभी नहीं बना है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, जीरो होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा, या कुछ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा जो हम लेके रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। धीरे धीरे देखिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट का इंक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट का इंक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट का डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट का इंक्रीज कर रहा है। तो मैक्सिमम बच्चों को ये लग रहा होगा, आप लोग मैक्सिमम को ये लग रहा होगा कि ये ग्राफ सही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, इक्वल हो गया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। आपको लग रहा हो ये ग्राफ सही है, तो ये क्यों नहीं सही है, ये क्यों नहीं सही है, तीनों ग्राफ सही है। कैसे सही है, मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, सभी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है। क्या होता है, इक्वल होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, हो भी सकता है, बट कंडीशन क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन कंडीशन क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर इसका 3 मोल इसका 2 मोल है 5 सेकेंड पे, तो 10 सेकेंड पे भी इसका 3 मोल और इसका 2 मोल होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए, इक्वल होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। ठीक है, देखिए ये क्या है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कांस्टेंट तो है ना, इक्वल हो गया बट कांस्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, ठीक है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है रिएक्टेंट से। ठीक है, हो सकता है रिएक्टेंट हम लोगों ने ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा रिएक्टेंट हम लोगों ने ले लिया, उतना प्रोडक्ट नहीं बन पाया। ठीक है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है रिएक्टेंट से, बट देखिए कांस्टेंट है, देखिए स्ट्रेट लाइन, इसके बाद देखिए ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट है।
यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कांस्टेंट है। मेन हमको क्या देखना है, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम देखिए फिर से हम लिखते हैं यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम concentration of reactant and product will be constant, मे भी इक्वल, इक्वल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मे भी, मे और मे नॉट भी इक्वल लिख सकते हैं। इक्वल होना जरूरी नहीं है, इक्वल का मतलब समझ रहे आप लोग, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा वो जरूरत नहीं है, जरूरी ये है कि कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा टाइम के चेंज होने से, टाइम के चेंज होने से चेंज नहीं करेगा, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करता है, वेरी नहीं करता है, चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये तीनों ग्राफ सही है, जेईई मेंस में आया हुआ है, जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ, आपको करवाएंगे, आज नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में आपको जो है करवा देंगे। ठीक है, इस तरह का सेम क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब हम लोग ड्रॉ करते हैं रेट, ये पहला था, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, नीचे में आपको दिखेगा, दिख जाना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी मैं 3 ग्राफ ड्रॉ करूंगा, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, अभी आप लोग फंस जाएंगे। ठीक है, फंसना नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया है रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ पर मैंने ले लिया है टाइम, यहाँ पर मैंने ले लिया है रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर मैंने ले लिया है टाइम, यहाँ पर मैंने ले लिया है रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर मैंने ले लिया है टाइम। ठीक है, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है आपका। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए आप बताएंगे, नीचे में दिख रहा है क्या? चलिए दिख रहा है, आप बताएंगे कि कौन सा ग्राफ सही है और कौन सा ग्राफ गलत है। चलिए आप लोग बताएंगे, आपको यहाँ पर मैं बता दूं ये कौन सा फॉरवर्ड रिएक्शन है, कौन सा, बताइए तो आप लोग कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा बैकवर्ड है, शुरू में बताइए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा तो ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट नहीं बना है, प्रोडक्ट बनेगा तब ना, धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तो ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस बार क्या लग रहा है, तीनों का तीनों ग्राफ सही लग रहा है क्या? तीनों का तीनों ग्राफ सही लग रहा है क्या? यहाँ पर तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए, इसीलिए तीनों ग्राफ सही है। बट इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, किसके लिए इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, यहाँ पर ये टी बराबर टी इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये है बच्चा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखिए, दोनों सेम नहीं है, सेम होना चाहिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम पे क्या होना चाहिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जितना जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट को फॉर्म कर रहा है। तो सिर्फ यही वाला ग्राफ जो है सही है, इसीलिए एग्जाम में जो है देख के आराम से जो है होश में जो है टिक मारेंगे। ठीक है, होश में जो है टिक करेंगे।
कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम पे, इक्वल भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा कॉन्सेंट्रेशन तभी इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है कि मतलब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए, इक्वल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है, इक्वल ही होना पड़ेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होना चाहिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं, बराबर। पहले बताए थे जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उतना ही प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करेगा, तभी इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम लोग बोलेंगे अचीव हो गया है। इसको नोट कीजिए, बढ़िया समझिए। उसके बाद अभी हम लोग इंपॉर्टेंट अभी पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, जिसमें आपको जो है कंसंट्रेशन टर्म लिखना सिखाएंगे आपको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे, केसी के पी का। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए। तो क्या समझे अभी तक? इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है, उस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम में कंडीशन बोलते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। हम लोग का टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब टॉपिक में, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ reaction is directly proportional the rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant and concentration of reactant to the power of respective to the power of respective stoichiometric coefficient। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट बोलते हैं, उसी को एक्टिव मास बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। और इसी को हम लोग बोलते हैं गुल्बर एंड वेगे लॉ। गुल्बर एंड वेगे नाम के दो साइंटिस्ट जिन्होंने दिया था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुल्बर एंड वेगे लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ कंसंट्रेशन। एक्टिव मास यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली ये क्या बोल रहा है, ये सिंपली आपको ये बताना चाह रहा है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? सिंपली अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का बात करेंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन हमारा होता है मोल पर लीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी।
क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। अगर गैस के फॉर्म में हम लोग बात करेंगे, गैस के लिए बात करेंगे तो हम लोग बात करते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या बात करते हैं, पार्शियल प्रेशर का बात करते हैं। पार्शियल प्रेशर का आप लोग फार्मूला भी पढ़े होंगे, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। क्या होता है पार्शियल प्रेशर का फार्मूला, क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर इसका फार्मूला होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। अभी देखिए, तो कंसंट्रेशन को हम लोग मोल पर लीटर या मोलैरिटी के टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के या एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्टिव मास बोले तो कंसंट्रेशन, ठीक है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, जो कि रिएक्टेंट होता है। चलिए अभी आपको दिखाते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज ये एक रिएक्शन है, मान लेते हैं XA प्लस YB मिलके प्रोडक्ट दे रहा है कुछ, ठीक है। XA YB मिलके क्या दे रहा है, कुछ प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो रिएक्टेंट क्या है, A है, तो A का कंसंट्रेशन को हम लोग ये बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और B का कंसंट्रेशन, A और B के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर, देखिए प्रोडक्ट, और टू द पावर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब देखिए इसके आगे में कितना नंबर लिखा हुआ है, कितना मोल है ये, इसका पावर में क्या लगा देंगे x, इसका पावर में क्या लगा देंगे y। यही क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद क्या देता है, एक कांस्टेंट देते हैं। तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc, जिसका भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। x और b ये क्या, y, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, Kc, A का पावर x, B का पावर y, A का पावर x और B का पावर y, ठीक है। तो देखिए, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है, इसको हम लोग बोलते हैं गुल्बर एंड वेगे लॉ भी बोलते हैं। ये बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसको पावर में लिख देंगे, ठीक है। और ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट Kc। निकालेंगे अभी, इसको नोट कीजिए पहले, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए सपोज एक मतलब एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पर स्मॉल a, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये A रिएक्टेंट है, ये दे रहा है स्मॉल c प्लस स्मॉल d, ठीक है। चलिए अभी हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन या गुल्बर एंड वेगे लॉ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। चलिए तो अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, ये क्या है यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ पर ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये देखिए रिएक्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ए का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए, बी का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी। देखिए समझ में आ रहा है आपको, मैंने यहाँ पर देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है तो दोनों डायरेक्शन में होगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का मैंने रेट लिख दिया, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट ये है, ये प्रोडक्ट है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए देखिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ये ए है, ये बी का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी, ठीक है। चलिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, कांस्टेंट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ से आ जाएगा बराबर, इसको हम लोग बोलेंगे के ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन,
ए टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए, बी टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल बी। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जिस तरह हम लोग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखे उसी तरह हम लोग रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी लिख सकते हैं। अब देखने का नज़रिया थोड़ा चेंज कीजिए। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या स्मॉल भी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, चलिए अब देखिए, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। बैकवर्ड रिएक्शन मतलब ये दोनों मिलके ये बना रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब ये मिलके ये बना रहा है, और बैकवर्ड रिएक्शन मतलब सी प्लस डी मिलके क्या बना रहा है, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये इस बार क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। बैकवर्ड रिएक्शन मतलब इस तरीके से रिएक्शन देखिए, देखिए इधर से इधर। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। चलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये सब आप समझ रहे हैं आप सभी। चलिए तो सी टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा, सी एंड डी टू द पावर ऑफ स्मॉल डी। उसी तरह प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम लोग हटाएंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे के बी, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिस तरह से यहाँ पर आया था रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, उसी तरह से रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और यहाँ पर सी टू द पावर ऑफ सी एंड डी टू द पावर ऑफ डी, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब बताइए इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। अब बताइए इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम। अब आप बताइए इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। इक्विलिब्रियम पे जैसा कि आप लोगों को पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है, उसी कंडीशन को तो हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यही कंडीशन है हमारा इक्विलिब्रियम का। तो दोनों इक्वेशन का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दीजिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का वैल्यू कितना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का हमारे पास वैल्यू है के एफ इंटू ए टू द पावर ऑफ ए बी टू द पावर ऑफ स्मॉल बी बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का। देखिए इक्वेशन सेकेंड से वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पर के बी रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सी टू द पावर ऑफ सी एंड डी टू द पावर ऑफ डी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आराम से। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो बड़ा लेक्चर बनेगा, आपको आराम से देखना होगा, उसके बाद आपको आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए के बी को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, के एफ अपॉन के बी। के बी को इस साइड लेके आए और इसको उस साइड लेके चले गए तो क्या हो जाएगा, ये सी टू द पावर ऑफ स्मॉल सी डी टू द पावर ऑफ स्मॉल डी अपॉन ये सारा टर्म को इधर लेके आ गए इधर, और के बी को इधर लेके आ गए तो के एफ अपॉन के बी हो गया, और ये सारा इस साइड चला गया तो क्या हो गया, ए टू द पावर ऑफ स्मॉल ए एंड बी टू द पावर ऑफ स्मॉल बी। ये जो हमारा टर्म है यही हमको निकालना था, के एफ अपॉन के बी, इसी को हम लोग बोलते हैं के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, के सी। और इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, सी टू द पावर ऑफ सी डी टू द पावर ऑफ डी अपॉन ए टू द पावर ऑफ स्मॉल ए एंड बी टू द पावर ऑफ स्मॉल बी। यही हमको डिराइव करना था, ये हमारा के सी का एक्सप्रेशन आ गया। ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब इट इज़ द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नहीं दिख रहा है तो लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी हमारा क्या है, ये हमारे पास के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होता है ऊपर में देंगे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट और नीचे में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। के सी का मतलब ऊपर में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। दिख रहा है क्या, नीचे में ऊपर में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको करेंगे नोट, उसके बाद आपको जो है इसका केसी का आपको जो है यूनिट निकाल के बताएंगे और केपी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए केसी मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, देखिए कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे इसलिए सी लगा है, यहाँ पे एक केपी टर्म होता है, उसको भी थोड़ा बता देते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास जो है केसी का वैल्यू क्या आ गया, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हमारे पास केसी का वैल्यू क्या आ गया, केसी बराबर हमारे पास क्या आया है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन C टू द पावर ऑफ स्मॉल c D टू द पावर ऑफ स्मॉल d अपॉन A टू द पावर ऑफ स्मॉल a एंड B टू द पावर ऑफ स्मॉल b। ये हमारा केसी का एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारा क्या आ गया, केसी का एक्सप्रेशन। अगर आपको केसी का यूनिट निकालना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बताइए आप, इसका अगर हमको यूनिट निकालना है तो कंसंट्रेशन का यूनिट अभी हम आपको बताए हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी। कंसंट्रेशन का मतलब अभी आपको बताएं क्या होता है, मोलैरिटी। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ठीक है, यही होता है हमारा कंसंट्रेशन। तो चलिए इसका यूनिट निकालते हैं, क्या हो जाएगा, सी कंसंट्रेशन है, यूनिट मोल पर लीटर टू द पावर ऑफ सी। इसका भी क्या होगा, डी, मोल पर लीटर टू द पावर ऑफ डी। और यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर टू द पावर ऑफ ए। और यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर टू द पावर ऑफ बी। हो जाएगा क्या, इजी है। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी मोल पर लीटर मोल पर लीटर मोल पर लीटर हर जगह है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, एड हो जाता है मल्टीप्लाई में, इंडिसेज का नियम। ये क्या हो जाएगा, सी प्लस डी। और नीचे में भी क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। नीचे में भी देखिए पावर क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, ए प्लस बी। देखिए डिवाइड में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो लिखेंगे एक ही मोल पर लीटर सी प्लस डी और माइनस ए प्लस बी, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। मतलब क्या हुआ, मोल पर लीटर टू द पावर ऑफ सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एन जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एन जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एन जी। इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी मतलब होता है सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग। प्रोडक्ट का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम माइनस रिएक्टेंट का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एन जी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, जो केसी का जो यूनिट निकालेंगे, केसी का यूनिट क्या होगा, क्योंकि केसी देखिए केसी का मतलब ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, मोलैरिटी। तो मोल पर लीटर देखिए बेस सेम होता है, पावर ऐड कर देते हैं। तो देखिए ऊपर में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ऐड हो गया प्रोडक्ट का, यहाँ पर रिएक्टेंट का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। इसको सॉल्व किए तो, और यहाँ पर इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी का मतलब होता है सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है, रिएक्टेंट, सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी का जो वैल्यू आएगा उस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। सपोज एक रिएक्शन का एग्जांपल देके आपको बताते हैं, उसका यूनिट क्या होगा बताइए। रिएक्शन का एग्जांपल ये है, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, गिव्स 2NO। सब गैसियस मोल है, हम गैसियस मोल के लिए निकालते हैं, सब गैसियस है। बताइए तो प्रोडक्ट का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, और रिएक्टेंट का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और 1 2, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए। तो डेल्टा एन जी यहाँ से हो जाएगा ये 2, प्रोडक्ट का सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 और रिएक्टेंट का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 + 1 2। तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो नो यूनिट। किसी का पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है ना, तो इसका कुछ यूनिट नहीं होगा, किसी का यूनिट कुछ नहीं होगा।
कुछ यूनिट नहीं होगा। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल अगर बात करेंगे हम लोग, सपोज लिखा है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। 2NH3 क्या दिया है, 2NH3। इसे कैसे निकालेंगे, तो इसका डेल्टा एनजी निकालिए। इसका डेल्टा एनजी अगर निकालेंगे, देखिए इसके लिए डेल्टा एनजी अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेट मतलब प्रोडक्ट का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा -2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर का पावर -2। डेल्टा एनजी निकालेंगे, पावर लगा देंगे, यूनिट आ जाएगा। केसी का यूनिट आ जाएगा, क्या निकाल रहे हैं, यूनिट निकाल रहे हैं, केसी का यूनिट निकाल रहे हैं, मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एनजी। तो देखिए इसका निकाले तो 2 - 2 0, तो कुछ यूनिट नहीं होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट 2 माइनस रिएक्टेंट कितना 4, तो ये कितना आ गया -2 आ गया, कितना आ गया था -2 आ गया था। तो कितना हो जाएगा, मोल पर लीटर का पावर -2। नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे। और यहीं पर एक हम आपको केपी का टर्म भी बताते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, चलिए। और नेक्स्ट क्लास में आपको केपी और केसी का रिलेशन बताएंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, इसमें नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। देखिए आपको सारा कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो वीडियो लंबा होगा ही, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझना है, इसके बाद आपसे सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। इसके बाद आपसे सवाल नहीं छूटेगा। चलिए, एक टर्म होता है केपी। हम लोग अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हैं तो इसको बोलते हैं केसी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। इसी तरह अगर गैस के लिए हम लोग यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर, क्या यूज करते हैं, पार्शियल, सिर्फ गैस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो केपी हम लोग यूज करते हैं प्रेशर के लिए, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर का कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका है। प्रेशर के टर्म्स में हम लोग गैस के लिए जो है प्रेशर, मतलब प्रेशर के टर्म्स में हम लोग जो है गैस को रिप्रेजेंट करते हैं, गैस के कंसंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। के सी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, सी कंसंट्रेशन, पी प्रेशर। पी प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है। तो केपी के टर्म्स में भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, देखिए आपको यहाँ से एकदम चमकेगा, देखिए ध्यान से। हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी बराबर nRT होता है, बताइए यस या नो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी बराबर N/V इंटू RT, N/V इंटू RT। यहाँ से क्या हो रहा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है N/V के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर अगर हमारा कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर हमारा, और आपको पता है कि केसी जो है सिर्फ केपी केसी जो होता है टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता है, आगे में आपको बताएंगे भी, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V। N/V है क्या, N/V क्या है, अरे कंसंट्रेशन तो है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, कंसंट्रेशन है। मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, कंसंट्रेशन है। मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, कंसंट्रेशन है, समझ रहे हैं। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन कहने का मतलब हम लोग प्रेशर के टर्म्स में भी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेम फार्मूला आ जाएगा, सेम फार्मूला आ जाएगा। केसी का क्या फार्मूला था, उसी तरह देखिए आपको मतलब रिलेट करके बताते हैं। केसी का क्या था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन C⁻C, D⁻d और A⁻a और B⁻b, ठीक है। रिएक्शन यहाँ पर कहीं पर लिख देते हैं, चलो रिएक्शन यहाँ पर लिख देंगे। देखिए क्या लिखे थे, A प्लस B गिव्स CCdt, ठीक है, ये हमारा है। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट किए। लेकिन हम लोग जो है प्रेशर के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। तो क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर सी का, यहाँ पर कंसंट्रेशन सी का लिखे हैं, यहाँ पर लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर स्मॉल डी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ना कैपिटल ए टू द पावर ऑफ स्मॉल ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर ऑफ स्मॉल बी टू द पावर स्मॉल बी। इस को हम लोग बोलते हैं केपी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये भी हमारा क्या है बच्चा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट, और ये किसके टर्म्स में है, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक प्रेशर के टर्म्स में है, एक कंसंट्रेशन के टर्म्स में है, एक प्रेशर के टर्म्स में है, एक कंसंट्रेशन के टर्म्स में। इसका भी यूनिट आप लोग निकाल सकते हैं। यूनिट क्या होगा, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम पर लीटर होता है कि नहीं, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम पर लीटर, यही होता है ना, होता है कि नहीं बताइए। अच्छा एटीएम ना होगा, पर लीटर नहीं होगा, एटीएम होगा। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम, ठीक है। तो इसका भी यूनिट एटीएम, इसका भी यूनिट एटीएम। देखिए तो इसका भी यूनिट हो जाएगा एटीएम, एटीएम टू द पावर सी, एटीएम टू द पावर डी, और यहाँ पर भी अरे पार्शियल प्रेशर, प्रेशर का मतलब एटीएम टॉर किसी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए, और यहाँ पर एटीएम टू द पावर बी, ठीक है। सॉम कीजिए सबका, क्या हो जाएगा, ऊपर का पावर सी प्लस डी और माइनस क्या हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एटीएम टू द पावर डेल्टा एन जी। इसी क्या बोलते हैं, डेल्टा एन जी। और सिर्फ हम लोग क्या लेंगे, गैसियस मोल्स लेंगे, क्या लेंगे, सिर्फ गैसियस मोल्स, सिर्फ ओनली गैसियस मोल्स। ओनली गैसियस मोल्स हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो गया, एटीएम टू द पावर डेल्टा एन जी, और इसका यूनिट क्या हुआ था, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिर्फ गैसियस मोल्स लेंगे, और पार्शियल प्रेशर भी जब हम लोग केपी जब लिखेंगे, जब केपी हम लोग लिखते हैं तो सिर्फ हम लोग गैस के लिए लिखते हैं, ठीक है। प्रेशर वाला सिर्फ टर्म, प्रेशर वाला जो टर्म आता है गैस के लिए ही आता है, सॉलिड लिक्विड के लिए हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब हम लोग केपी लिखेंगे उसमें सिर्फ गैस का जो है पार्शियल प्रेशर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे पहले आपको समझाया स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का होता है, इसके बारे में बताया आपको। उसके बाद बहुत सारा कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बताए, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाए। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़े लॉ ऑफ मास एक्शन, गुल्बर एंड वेगे लॉ। उसके बाद हम लोग केसी निकाले, केसी का एक्सप्रेशन प्रोडक्ट टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। उसके बाद केपी निकाले इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और केपी आप लोग सिर्फ गैस के लिए लिख सकते हैं, केपी आप लोग सिर्फ गैस के लिए लिख सकते हैं। और इसका यूनिट क्या हो गया, एटीएम टू द पावर डेल्टा एन जी, और मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी होता है प्रोडक्ट का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, केपी केसी लिखना सीखेंगे, और उसके बाद आपको केपी और केसी में रिलेशन भी बताएंगे, जो आपको पता भी होगा, केपी बराबर केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, देखते रहिए वीडियो, एंजॉय कीजिए, थैंक यू।